एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो चैन अब वो यूरोंग को यही बता रहा था कि असल में मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैं इस मामले को इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, इसलिए फैंग से मुझे कोई पाला पड़ने वाला है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो यूरोंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान खड़ी हुई थी, तो ये फिर उससे यही कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम इसको लेकर काफ़ी परेशान हो गई हो, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सिस्टर रॉन्ग। मुझे वैसे भी बाकी के मैटर्स को संभालना है, तो तुमसे मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि अब ऑपरेशन हो चुका था, जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है तभी एक बंदा जाकर उससे पूछता है कि सर्जरी कैसी रही, तो आगे से वो डॉक्टर उससे ये बताने लग जाता है कि ये जो सर्जरी है वो काफ़ी स्मूथली रही है और अब अपने पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के ऊपर फोकस करना होगा। वो चैन अब जल्दी से मिस जू के पास जाता है और उससे ये कहने लग जाता है कि अगले कुछ दिनों तक आप मेरी दोस्त का ख्याल रखिएगा। तो आगे से वो उससे यही कहती हैं कि तुम हर चीज़ के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट करके ही रखते हो मिस्टर वो चंद फिर आगे से उससे ये कहना लग जाता है कि अगर हमारे रिलेशनशिप की बात करें तो जैसा कि तुम्हारा नेम भी तुम्हारी तरह रिलायबल है, तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल तौर पर भरोसा कर सकते हैं। तो जाओ फिर अपने मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि वेल, ऐसा कंप्लीट ट्रस्ट नामी कोई भी टर्म नहीं होती, ये बस मेरी विजुअल थिंकिंग या और कुछ नहीं। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बैठा हुआ था कि तभी उसके हाथ में लैपटॉप था, जहाँ पर एक लड़की दूसरे को ये बताने लग जाते हैं कि 3 दिन हो चुके हैं, थर्ड यंग मास्टर मुझसे ये सब कुछ पूछ रहा है, अगर उसे जवाब ना मिला तो जो हमारा प्रोजेक्ट है ना मिडल ईस्ट में, तो वो उसे छोड़ देगा और हमारे लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। जिस पर थर्ड लेडी ये कह रही थी कि वेल, अगर ऐसा होता है तो ये अच्छा नहीं होगा क्या, तुम ही तो चाहते थे कि हम ऐसा करें, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर उसके हस्बैंड उसे ये बताने लग जाता है कि वेल, पहले तो हम माइनर डिस्प्यूट होते थे तो मैं मर्डर होता था तो इसे हमने परवाह कभी नहीं की। अगर अब थर्ड मास्टर कह रहा है कि वो जल्दी से वापस आ जाएगा, तो इससे तुम्हें पता है कि हमारी लियो फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और इसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, तो इसलिए हमें अपनी रेपुटेशन को रून नहीं होने देना। जिस पर उसकी वाइफ आगे से बताने लग जाती है, क्या तुम जो भी करते रहो, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। वो जो है जैसे ये वीडियो देखता है उसी के साथ ही फिर कहने लग जाता है कि मुझे तो लगा था कि थर्ड यंग मास्टर तो वीक है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसने सच में इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर लिया है। अब लगता है कि लियो फैमिली के पास और कोई चांस नहीं बचा हुआ, अगर वो प्रोजेक्ट से हाथ धो बैठते हैं तो इससे उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। और इसके बाद ही फिर वो हुआंग को कॉल करता है और उससे कहने लग जाता है कि सिस्टर, मैं तुम्हें लियो फैमिली के थर्ड यंग मिस्ट्रेस की फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, तुम्हें बस एक ऐसी वीडियो बनाना जिसमें ये शो हो रहा हो कि वो हांगकांग के ड्रामे की शूटिंग में सुपरवाइजिंग कर रही है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो आगे से वो ये कहने लग जाती है कि हैं, तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन 3 दिनों से मैं सिर्फ ड्रामे की पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रही हूँ, इसमें मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा। वो चैन हुआंग को कहता है कि मैंने तुम्हें जो काम कहा है तुम बस उसे फिनिश करो, इसके बाद ही मैं तुम्हें मज़े मज़े की बातें बताऊंगा। तो हुआंग उससे कहती है कि ठीक है, इस दफ़ा तुम मुझे धोखा मत देना। अब कार के कटने के बाद ही वो चैन फिर हमें यही बताने लग जाता है कि अगर मैं इस वीडियो को बना लेता हूँ, इससे मैं थर्ड यंग मास्टर को सेंड कर दूंगा तो वो मिडल ईस्ट में शांत हो जाएगा, और फिलहाल तो मुझे फैंग चिंगू के बारे में भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। ये पेरिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पता चला था कि वो क्लिनिक के रेगुलर टाइम पर आते हैं, जैसे कि 9:30 सुबह आना और 6:30 छुट्टी करके जाना, और इसके पास किसी भी कस्टमर का इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि सारे रिकॉर्ड ही हैंड रिटन है। और अगर यहाँ पर कुछ अनयूजुअल चल भी रहा हो ना, तो काफ़ी स्ट्रेंज बात होगी, लगता है कि ये फैंग जिंगी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़की है। और फिर ये उसी के घर पहुंच जाता है ताकि देख सके कि वहाँ पर आखिर क्या छुपाया जा रहा है। और ये जैसे ही हॉस्पिटल में गया था तो उनके रिकॉर्ड्स को चेक वगैरह भी बाद में करता है, तो वहाँ पर इक्विपमेंट और मेडिकल मटेरियल के अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं था, जैसा कि इसे बंदों की लिस्ट चाहिए थी। वो बस उन्हीं रिकॉर्ड्स को ढूंढ ही रहा था कि तभी फिर इसे एक हिडन डोर मिल जाता है। अब जैसा ये हिडन डोर ओपन करने की कोशिश करता है तभी उसमें से एक स्नेक बाहर निकला था जो कि इसे काट देता है। तो इसकी वजह से उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है और ये कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही जहरीला स्नेक था। वेल, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा था, मुझे पहले सोचना चाहिए था। कि इतने में ही ऊपर से फैंग भी आ जाती है और उसे देखकर हैरान हो गई थी। अब इसके हाथों में उसके कस्टमर रिकॉर्ड लगे हुए थे, तो वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, उससे उससे ये कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मेरे कस्टमर के रिकॉर्ड तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, और वो उससे छीन लेती है। तो वो जैन फिर मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मेरे पास 15 मिनट है, उसके बाद ही ये जहर मेरे ऊपर असर दिखाना शुरू कर देगा, और क्यों ना इन 15 मिनट्स में मैं इनसे जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँ। तो आगे से डॉक्टर फैंग से वो फिर पूछने लग जाता है कि मुझे बताओ कि लियो फैमिली के थर्ड मिस्ट्रेस के वो जो ब्रेन ट्यूमर हुआ है उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना,
मैंने अभी भी उसकी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी और तुम्हारी रिपोर्ट्स भी पढ़ ली। तो आगे से वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर क्या, वो तो वैसे ही मरेगी, मेरे हाथों ना सही किसी और के हाथों सही, लेकिन अगर मैं उसे मारती हूँ तो इसमें मेरा फायदा होगा। तो बस इतना ही सुना था कि तभी फिर वो चैन अपना मास्क हटाते उसे कहने लग जाता है कि लगता है कि वो यूरोंग के साथ डील करने के लिए तो तुम्हें बहुत हाई जाना होगा। अब वो यूरोंग का नाम सुनने के साथ ही वो भी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो। फिर वो उसे ये बताने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि तुम लियो फैमिली की सेकंड मिस्ट्रेस के साथ रहती हो, इसलिए तुम वेल्दी सर्कल में इंटर तो हो गई, लेकिन तुम्हारा कैरियर भी सक्सेसफुल होने के बावजूद भी तुम में और वुजू रोंग में बहुत ही बड़ा गैप है। इस गैप को तो तुम क्लोज नहीं कर सकती, तो इसलिए तुम वुजू रोंग को एलिमिनेट करने का सोच रही हो। मैंने सही कहा ना? बस इतना ही सुनना था कि तभी ही वो फैंग मुस्कुराते हुए उसे कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तुम मेरे से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो। मैंने सही कहा ना? वो जो है ना रिलैक्स होते हुए उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे पास के बारे में सब कुछ पता है फैंग जिंग यू, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी छुपा सकती हो? ये तुम्हारी एलिमेंट्री और इसी के साथ ही मिडिल स्कूल की बात है, तुम दोनों काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी, सभी तुम्हारे बारे में बात करता था, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज हो गई, उसकी चेस्ट बढ़ गई इसलिए लोग उसे काऊ कहते थे, और तुम्हारी चेस्ट फ्लैट रही इसलिए लोग तुम्हें रनवे कहते थे। और वक्त के साथ साथ तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती गई। हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी में वूजू रोंग काफ़ी फेमस हो गई थी, खूबसूरत बन गई थी, और सभी लोग उसके पीछे पड़ गए थे और तुम्हारे बारे में हर कोई भूल गया। और इसी के लिए अब तुमने सीक्रेटली उसके साथ अब compete करना शुरू कर दिया। तो जो कोई भी अनहैप्पी होता था तुम उसके साथ ही अपना मेकअप बना लेती थी। और तुम्हें ये भी पता चल गया था कि वूजू रोंग ने अपने हस्बैंड को मार दिया है, और उसके बाद ही उसके पास टेस्ट ट्यूब बेबी भी है, और वो इस बिजनेस की ब्लैक विडो बन चुकी है। और इसलिए अगर तुम्हें अपने उसके साथ मेंटेन करना है तो तुम अपनी वर्जिनिटी को खो दिया। और जब भी तुम उसके बारे में सोचती थी तो उसी के साथ ही तुम्हें काफ़ी अजीब लगता था। और इतना ही नहीं बल्कि तुम भी प्रेग्नेंट हो गई थी, और तुम्हें कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज को सॉल्व करना था, और तुम्हें डाइवोर्स चाहिए थी। और उसी सिडॉर्मी नाइट में तुम अपने हस्बैंड के साथ फाइट करती हो, सीढ़ियों से गिरती हो, इसी के साथ ही तुम्हारा मिसकैरेज हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि जो सबसे बुरी बात तो ये थी कि जैसे तुम्हारा मिसकैरेज होता है उसके बाद तुम्हें ये बताया जाता है कि इसके बाद तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। और जैसे ये बात वो सुनती है इसी के साथ ही फैंग हैरान हो जाती है। और तुमने अपने अपने हेटर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसका जो बात लोशन है उसे टेम्पर कर दिया, ताकि तुम उसकी स्किन को ख़राब कर सको और फिर दोंगहाई में सबसे खूबसूरत लड़की तुम बन सको। लेकिन तुम्हारा ये प्लान भी फेल हो गया और तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गई, क्योंकि उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता लग गया था। आगे से वो कहने लग जाती है कि तुमने जो कुछ भी मुझे कहा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैं आगे क्या करने का प्लान बना रही हूँ? और वैसे भी कुछ ही देर में तुम तो वैसे मारे जाने वाले हो। अगर मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हारे जो भी ट्रैक्स हैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। और वैसे भी मुझे इस काम में आधा तो हो ही चुका है, आधा प्लान मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो इससे मैं बिल्कुल ख़राब नहीं होने दूंगी। वो जो है ना वो उसके एक्सप्रेशन देखने के साथ ही मन मन में यही कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये कुछ तो छुपा रही है। फिलहाल तो मैं ये गस नहीं कर पा रहा, लेकिन जल्दी मैं सारी चीज़ों के बारे में पता लगा लूँगा। और इसी के साथ ही वो सिस्टम को रीसेट करता है और वो इससे पीछे वाली जगह पर पहुंच गया था जहां पर संदेश ने उसके ऊपर अटैक करना था। लेकिन इस बार ये पूरी तैयारी करके आया था, इसके हाथ में नाइफ था और उसी नाइफ की मदद से वो संदेश को मार देता है। तो फिर वो उसके सीक्रेट चेक करने लग जाता है, तो उसे ये मालूम होता है कि असल में वो थर्ड लेडी के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रही थी, और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन गन की वजह से ही वो उसी की ये जो है ना अब अंदर मौजूद ट्यूमर उसे बढ़ा रही थी। ये सब कुछ जब जब वो अपना बार बार चेकअप करवाने के लिए आती थी ये उसके साथ करती थी। अब मुझे देखना होगा कि आखिर ऐसी कंडीशन के कोई और भी पेशेंट हैं जैसा कि कंडीशन थर्ड यंग मिस्ट्रेस के साथ थी। तो उसे जल्दी वो सारी डिटेल पता चल जाती है, तो वो ये कहने लग जाता है कि सेम ही टाइम फ्रेम में तकरीबन उसने 5 और इंडिविजुअल्स पर भी इस ऑपरेशन को किया है। लेकिन बस मुझे ये पता करना होगा कि इनकी इलनेस क्या थर्ड यंग मिस्ट्रेस से ज़्यादा है या फिर उससे कम है। मुझे अब हॉस्पिटल के सिस्टम को हैक करना होगा, तभी मुझे सारी डिटेल मालूम होंगी। और बाद में फिर उसे वो सारी डिटेल मालूम हो गई थी कि वो 5 के 5 लोग भी थर्ड यंग मिस्ट्रेस की तरह ही सिम्टम्स रखते थे, और ब्रेन ट्यूमर की वजह से वो सारे मारे गए। और इसी डाटा की वजह से फैंग जिंग के ऊपर कभी भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगता था, और ये बच जाती थी उन लोगों को ट्रेस के बगैर मार देती थी। लेकिन अभी भी उसे ये बात समझ में ना नहीं आ रही थी कि आखिर उसका असली टारगेट है कौन। फिर वो और ज़्यादा डिटेल पढ़ता रहता है कि तभी फिर बाद में उसे एक और लड़की का रिकॉर्ड मिलता है, उसका नाम था वैंग शाओमी। तो फिर जैसे ही और ज़्यादा डिटेल पढ़ता है इसे याद आने लग जाता है कि ये तो सोंग शुआन की बेस्ट फ्रेंड वैंग शाओमी है ना, जो यहाँ पर है। अब तो मुझे इसकी और ज़्यादा डिटेल को जानना होगा, तभी मुझे इसके बारे में और ज़्यादा पता लग पाएगा।
तो इन्हें डिटेल में से ये बात मालूम हुई थी कि वैंग और फैंग फैमिलीज ना नेबर्स हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। और वैंग श्याओमी तो फैंग जिंगजू की गॉड मदर के तौर पर से ट्रीट करती थी। इसके बाद इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉस हो गया। ये सब कुछ जिंगजू की डिवोर्स के बाद हुआ था। और जब श्याओमी यूनिवर्सिटी में थी ना कैपिटल में, तभी ह्यूज के साथ दोबारा उनकी मुलाकात हुई। वैंग श्याओमी फिर एक दिन अपनी ग्रैंड मदर को ये कहने लग जाती है कि वेल, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सॉन्ग शुआन अपना ज़्यादा टाइम सॉन्ग की रिकॉर्डिंग में लगा देती है। तो इसलिए मेरा और उसका ज़्यादा तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन पा रहा, हमारी दूरी हो गई है। तो इस पर अब जिंगयू और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। उन दोनों की फ़ोटोज़ देखती है तो जैसा उसने वहाँ पर सॉन्ग रिकॉर्डर स्टूडियो देखा था, तो वो उसके लिए भी एक घर में बना देती है। ये सब कुछ वो उसने इसलिए किया था कि ताकि शुआन फिर उसके घर भी रिकॉर्डिंग कर सके। अब इस सब की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अपनी गॉड मदर को और भी ज़्यादा प्यार करने लग गई थे। अब जैसे ये सारी बातें उसे पता चलनी थी, तो वो चंद ये कहने लग जाता है कि दूसरे लफ्ज़ों में फैंग जिंगू को पता चल गया था कि ये जो सॉन्ग शुआन है ना, ये वूयू रोंग की बेटी है। तो इसलिए उसने एक प्रॉपर सेटअप बनाया और वो फैंग शाओमी की रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इस्तेमाल करके इसी ट्यूमर को सॉन्ग शुआन में फैला देगी। लेकिन अब उसे बस ये बात चेक करना थी कि आखिर उसने ये स्टूडियो कब बनाया, क्योंकि वो टाइमलाइन को चेक करना चाहता था। तो जैसे ही वे सब कुछ चेक करते तो उसे मालूम हो जाता है कि फ्रैंक जिंगजू ने ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो वैंग शियाओमी और थर्ड यंग मिस्ट्रेस के बीमार होने के बाद भी बनाया। और इसमें अपने बेटे की भी बलि दे दी। वो सिर्फ सिस्टर रॉन्ग से रिवेंज लेना चाहती थी और सॉन्ग शुआन को मारना चाहती थी। मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रही कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस मुझे अब यहीं पर रुककर उसका वेट करना होगा, ताकि वो जैसे यहाँ पर आए तो फिर मैं उसे कहीं ठिकाने लगा सकूँ। इतने में दरवाज़ा ओपन होता है, वो अंदर आती है कि तभी ये फिर अपने हैंड का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। और बेहोश होने से पहले उसके आखिरी अल्फाज यही थे कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें आकर उस स्नेक ने क्यों नहीं काटा। तो इस पर वोचन कहने लग जाता है कि मुझे जल्दी है, तो तुमसे बात करने का वक्त नहीं है, मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। और तकरीबन आधे दिन के बाद हम देखते हैं कि अब वोचन कुछ गुंडे लोगों के साथ ही पहुंच गया था। और वो जिस जगह पर पहुंचा था वो सॉन्ग शुआन की जगह थी। इतने सारे गुंडे लोगों को देखने के साथ ही तो वो भी हैरान हो जाती है। वो काफ़ी घबराई हुई थी और कहती है कि सीनियर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है। तो बूजन उसे कहने लग जाता है कि सॉन्ग शुआन, तुम ये जो सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही हो किसी और दिन करना। और वैसे भी तुम्हारे ये जो फ्रेंड का स्टूडियो है, हमें इसे तोड़ना होगा। सॉन्ग शुआन फिर ये कहने लग जाती है कि आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ करना है। और तभी शाओमी भी कहने लग जाती है कि क्या आप पागल हो गए कि जो मेरे घर को इस तरह तोड़ने वाले हैं, मुझे एक अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए वरना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो आगे से फिर वो ये कहने लग जाता है कि असल में यहाँ पर स्पीकर्स में एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन गन रखी हुई है और इस गन का इस्तेमाल करके तुम्हें मारने की कोशिश की जा रही है। और तुम्हें सारी डिटेल के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मैं तुम दोनों को बस यही कहूँगा, तुम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल में जाओ और अपना पूरा चेकअप करवाओ, इसमें डिले मत करना। तभी बाहर एक एम्बुलेंस आ जाती है, दोनों ही वहाँ पर बैठ जाती हैं। जैसे डॉक्टर आया था तो ये फिर डॉक्टर को कहने लग जाता है कि जैसे ही इनके रिजल्ट हैं तो मुझे इसके बारे में बता देना। तो इतने में वो जो रॉन्ग भी वहाँ पर घबराते हुए आ जाती है और अत्या शादी कहने लग जाते हैं कि हस्बैंड यहाँ पर क्या चल रहा है। अब वो जन उसे सारी डिटेल बता देता है कि किस तरह फैंग जिंगजू अपने एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटी को मारना चाहती है और इसी के साथ साथ सॉन्ग जुआन को मारना चाहती है। जब वो जो रॉन्ग को ये सब कुछ पता चला तो इसके साथ ही वो सैड हो गई थी और वह गुस्से से ये कहने लग जाती है कि वो तो एक बीस से भी बुरी है। तो आगे से वो जन उसे ये कहने लग जाता है कि मैं उसे अपने साथ दोंगहाई में लेकर आया हूँ। अब वो मेरे साथ है तो इसलिए तुम देख लो कि तुम्हें उसके साथ क्या करना है, ये तुम ही डिसाइड कर लो। और जैसे फिर उसे मिलवाने के लिए लेकर जाता है तो तभी वो जो रोंग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लग जाती है कि इतने साल हो गए, मुझे लगा था कि तुम पास्ट के बारे में भूल चुकी होगी, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला और मुझे ने तुमसे ये कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आगे से वो उसे ये कहने लग जाती है कि तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें भूल जाती, तुम्हारे बारे में क्या? मुझे पता है कि तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाती रही थी, क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाती रही? वो यूरोंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो फैंग को ये कहने लग जाती है कि क्या मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवाई? और इससे आगे के वो कुछ कहती है कि तभी पीछे से वो जो रोंग उसे कहता है कि तुम वो जो रोंग आराम करो, ज़रा काम डाउन हो जाओ। वो चैन फिर उसे कहने लग जाता है कि मुझे ज़रा इससे बात करने दो, तुम इसके ऊपर अपने वर्दों को वेस्ट मत करो। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये जो थंग थंग मिस्त्री की इलनेस है ना, ये अगर मुझे इसके बारे में पता ना चलता तो मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में भी पता ना चलता। तो अब फैंग जिंगजू से ये कहने लग जाती है कि वेल, मुझे समझ में नहीं आ रही कि अब मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया तो इसलिए तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो वो कर सकती हो। बस मेरी बदकिस्मती की बात यही है कि मैं तुम्हारी बेटी की मौत देखना चाहती थी, जो कि मैंने देख पाई। तो वो जो रंग पेड़ से ये कहने लग जाते हैं कि मैं एक बात कभी भी नहीं समझ पाई, क्योंकि तुमने अपने एक बच्चे को अबॉर्ट कर लिया था, उसके बाद डाइवोर्स भी ले ली।
और अब तुम श्वान श्वान को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो, लेकिन आखिर मैंने ऐसे क्या काम किया जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा मुझसे नफरत करती हो। तो आगे से फिर फैंग उससे ये कहने लग जाती है कि तुम्हें यह सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे यह सब कुछ समझने की ज़रूरत है, बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है जैसे तुम देख रही हो। तो वो जो उससे ये कहने लग जाती है कि हाँ हाँ, मुझे भी अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने सोंगशुआन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसलिए तुमने इस सब की प्रिपरेशन की होगी कि तुम्हारे साथ बाद में क्या होगा। यार इसी के साथ ही वो जो रोंग और वो चैन बाहर आ जाते हैं। वो गाड़ी में बैठे ही थे कि तभी ही फिर वो उसे एक रिमोट का बटन दे देता है। जैसे ही वो जो रोंग ने उस बटन को दबाया था, ये जो अंदर मौजूद है सीढ़ी के साथ बंधी हुई थी कि तभी ही वही वेनमस स्नेक्स आ जाते हैं। और आगे फिर क्या हुआ था वो तो हमें पता ही है। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ फिर वो जो रोंग को देखते हैं जो कि ये कहने लग जाते हैं कि हस्बैंड, मेरे तो सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं मारना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को मारना चाहती हूँ, तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं इसके ऊपर कंट्रोल कर सकूँ और ये मुझे रोका जा सके। जिस पर वो चैन उसे ये कहना लग जाता है कि सिस्टर रॉन्ग, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकती हो, और वैसे भी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें आराम करना होगा। और फिर दोनों ही रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद ही फिर ये कहने लग जाता है कि क्या अब तुम्हें अच्छा लगा। तो आगे से वो कहती है कि हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, और वैसे भी मुझे ब्रेक लेना है और मैं शॉट लेने के लिए जा रही हूँ। कि तभी फिर इसे कॉल आती है जहाँ पर इसे बताया जाता है कि टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं। सॉन्ग शुआन की कंडीशन तो ठीक है, लेकिन वैंग शाओमी की हालत ख़राब है। इस पर आगे से ये कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब बस तुम्हें डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा कि ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। तो कॉल के कटने के बाद ही ये कहने लग जाता है कि वैसे मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं काफ़ी वेरियस फैमिलीज़ में गया था, लेकिन ये भी मुझे पता है कि लोगों के दिल में कितनी डार्कनेस होती है, इसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और अब जो फैंग जिंगजू करने वाली थी, ऐसा मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। वो फिर अपने वैसे कंप्यूटर को चेक कर ही रहा था कि तभी ही हुआंग उसके कंप्यूटर को हैक करके वहाँ पर अपेयर होते उससे कहने लग जाती है कि वो चैन, तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आना होगा क्योंकि गो और बाऊ के बस की बात नहीं रही। मिस यांग यहाँ पर वापस आ चुकी है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी सभी लोग उससे काफ़ी तंग आ चुके हैं। अगर ऐसे चलते रहा तो फिर इस ड्रामे की कभी भी फिल्मिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर उसकी बात हुई थी कि तभी इसके साथ ही माओ की उससे कॉल आ जाती है। तो माओ से ये कहने लग जाता है कि हमने जिस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम किया तो उसकी क्लियरेंस को भी हासिल ही किया कि इसी के साथ ही फिर इसमें और ज़्यादा पंगे आने लग गए हैं। तो आपको यहाँ पर आना होगा और देखना होगा कि इसको हल करने के लिए क्या किया जाए। जिस पर फिर वो माओ को ये कहने लग जाता है कि तुम्हें मैं पिंगजू सिचुएशन की एक डायरेक्शन सेंड कर रहा हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, बस तुम उसे फॉलो करना। ये बातें तो वो उसे कहता है। फिर वो हुआंग को भी ये कहने लग जाता है कि डियर सिस्टर, मैं तुम्हें फ्रेमवर्क सेंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो भी अनफिनिश्ड काम है तुम उसे कंप्लीट करना। तो आगे सब कहने लग जाती है कि वो चैन, मैं इसमें तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन वैसे मुझे नहीं पता कि तुमने जिन आइटम्स का जिक्र किया है उन्हें मैं कहाँ से हासिल करूँ। और तो वो आगे से कहने लग जाता है कि तुम इससे गो और बाव को कहो, वो तुम्हें ये आइटम्स मंगवा कर दे देंगे। मैं हांगकांग तो कल आऊँगा, आज नहीं आ सकता क्योंकि मुझे किसी और से मिलने के लिए जाना है। अब इसी के साथ ही वे फिर रूबिन के घर जाता है। वहाँ पर खाना तैयार करने के साथ ही उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरी कुकिंग को टेस्ट नहीं करोगी डार्लिंग। तो रूबिन फिर आगे से मूड बनाते उसे कहने लग जाती है कि तुमने सिर्फ यहाँ पर मुझे इस खाने के लिए बुलाया, तुम्हें पता था कि मैं कितना मसरूफ़ वाला काम कर रही थी, मैं काफ़ी बिजी थी, यहाँ पर तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। बस इतना सुनने के साथ ही वो चंद फिर पीछे से उसे पकड़ लेता है और हक करते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि मैं जानती हूँ कि मिडिल ईस्टर्न प्रोजेक्ट के बाद वो ये रोंग तो काफ़ी अमीर हो जाएंगे, और तुम नहीं चाहते कि तुम पैसों के लिहाज से उससे पीछे रहो। तो आगे से रूबिन उससे ये कहते हैं कि वेल, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा नफरत है, तुम्हें तो पता है कि तुम उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनवाने में मदद कर रहे हो। तो वो चैन उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे भी कहीं ज़्यादा दे सकता हूँ। जिस पर रूबिन कहते हैं कि तुम एक बुरे लड़के हो। और तभी फिर उसे ख्याल आता है और उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहने लग जाती है कि तुम जब भी ऐसा कुछ करते हो तो उसके पीछे तुम्हारा ट्रिक होता है, तुम्हें मुझसे काम निकलवाना होता है। तो तुम मुझे बताओ कि आखिर इस वक्त तुम्हें मेरी कौन सी मदद चाहिए। बस वो चैन फिर क्या था, उसके दिल में वाकई इसके बारे में सवाल चल रहा था और कहने लग जाता कि डार्लिंग, तुम तो सच में काफ़ी स्मार्ट हो, तो इसलिए मैं भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। वो फिर उससे और रोमांटिक भरी बातें करना चाहते हैं कि तभी फिर वो उससे कहने लग जाती है कि ज़रा एक मिनट तुम सब्र करो, हमें पहले बिजनेस के बारे में बात करना होगी, बाद में दूसरा काम करेंगे। तो वो चैन फिर अब उसे तफसील से बताता हुए कहने लग जाता है कि जो हमारी फिल्म बेस्ड और ड्रामा शूटिंग चल रही है ना हांगकांग में, असल में चियांग फैमिली उसे ख़राब करने के पीछे लगी हुई है, इसलिए हम उसमें ज़रा बराबर भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे।
और असल में इसका मतलब यही है कि अगर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करना है तो चांग फैमिली की जो सेकंड ऑर्डर है उससे मेरी बनाना होगा। रूबिंग फिर से आगे से गुस्से वाला मुंह बना लेती है, उससे कहने लग जाती है कि एक वुमेन को चेज करना तो तुम्हारी स्पेशलिटी है, तुम श्याम को भी हैंडल कर लोगे तो इसमें भला मेरी मदद की क्या ज़रूरत है। तो वो चैन उसे कहने लग जाता है कि डार्लिंग ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। श्यांग शेनान को संभालना काफ़ी मुश्किल है, इवन वो जो रंग से भी उससे संभालना ज़्यादा मुश्किल है। और अगर हमने शुरू में ही उसे ना संभाला तो बाद में वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पेश कर सकती है। बस इतना ही सुनना था कि तभी रू बिंग ये कहने लग जाती है कि पहले वो यूरोंग को संभालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम है, और अगर वो यूरोंग से भी ज़्यादा खतरनाक है तो इन दोनों को संभालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और वो उससे यही कहती है कि लगता है कि तुम सच में मुझे पागल बना कर ही रुकोगे। खैर फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और साइड पर गुस्से से जाते उससे कहने लग जाती है कि वेल हम श्याम को फंसाने में तो काम करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना होगा, वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं आ रही। अब इसी के साथ ही वो बेडरूम में जाती है और वहाँ पर पोज बनाते हुए कहने लग जाती है कि यहाँ से तो मैं 1 इंच भी नहीं मूव करने वाली। और क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल है कि इसी पोजीशन में जो मुझे खुश कर सके। तो वो चैन आगे से उससे ये कहने लग जाता है कि डार्लिंग तुमने तो भी मेरे काम ही ट्रिक्स देखे हैं, अब मैं तुम्हें अपना शो दिखाता हूँ। और फिर इसी के साथ ही वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इससे अब उसे दर्द हो रहा था और ये कह रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बुरे लड़के हो। और इसी के साथ ही फिर हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम रूबिन को देखते हैं जिसके हाथ में गन थे। और वो शियानान से मिलने के लिए चली जाती है और वो कहने लग जाते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, वो तो इसे टॉलरेट कर सकता है लेकिन मैं इसे टॉलरेट नहीं करूँगी। जिस पर शियानान से ये कहने लग जाते हैं कि पूरी दुनिया को पता है कि मैं यहाँ पर वो चैन के लिए ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ। और ली रूबिन क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ पर मारो, ये तो काफ़ी फनी बात है। बस इतना ही सुनना था कि तभी फिर उसके हाथ में जो गन थी उसी के साथ ही उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे उसे काफी दर्द हुआ था। और फिर इसी के साथ ही उसे बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। और बेसमेंट के बाहर ही जैन शाह अब हैरान था और कह रहा था कि क्या तुम सच में इसे मार दोगे, क्या कोई और तरीका नहीं है। तो वो चैन उसे कहने लग जाता है कि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जैन शाह, मुझे इसे मारना ही होगा क्योंकि ये मेरे लिए ट्रबल क्रिएट कर रही है और इसलिए हमारे शूटिंग में भी काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। ये पहली दफ़ा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, दूसरी दफ़ा भी करेगी और थर्ड दफ़ा भी करेगी, तो क्यों ना इसका काम एक ही दफ़ा ख़त्म किया जाए। जैन शाह फिर ये कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इसे मार दोगे तो उसके बाद शान फैमिली क्या करेगी, क्या वो तुम्हें ऐसे ही जाने देगी। तो वो चंद ये कहने लग जाता है कि अगर मैं शांग फैमिली में किसी और को मारता तो मुझे परेशानी होती, लेकिन शियानान के बारे में क्या, वो स्पेशल है लेकिन इसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट है, तो उसे आइसोलेट करके रखा गया, उसके ज़्यादा लोगों के साथ नहीं बनती, तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब अंदर पड़ी हुई उसे थोड़ा सा होश आता है और वह बाहर खड़ी उनकी बातें सुन लेती है। अब मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तो मुझे मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। जैन शाह फिर पूछने लग जाता है कि फिर क्या। और इसी के साथ ही फिर हुआंग आ जाती है और कहने लग जाती है कि ये हमारे पास स्पेशल स्कैन डाटा है, इसकी वजह से हम किसी ऐसी को ढूंढेंगे जिसकी हाइट सिमिलर हो, फिर उसे साउथ कोरिया भेज देंगे ताकि फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकें और किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होगा। और साइड पर खड़ी हुई फिर रूबिंग भी कहने लग जाती है कि हमारे पास बिल्ट इन वॉइस मॉड्यूलेटर भी है, इसकी वजह से वो बिल्कुल उसी तरह साउंड करेगी, तो इसलिए जब हम एक फेक शियांग शियानन बना लेंगे तो वो नॉर्थ अमेरिका से आते साथ ही फिर ऑबिडेंटली हमारा ही कहना मानेंगे। वो चैन भी हुआंग को ये कहने लग जाता है कि तुम वॉइस मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करो और फिर जैन शाओ को सुनाओ और पता करवाओगे क्या इससे डिफरेंस का पता चलता है। तो हुआंग फिर उसे मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करते हुए उसे कहने लग जाती है कि लिटिल हुई हुई तुम्हें तो मैं काफ़ी अरसे के बाद मिली हूँ, और देखो तुम्हारे तो ऐप्स भी बन गए हैं, तो क्यों ना तुम अपनी शर्ट उतार दो और डिनर ज़रा मुझे देखने दो। अब जाओ शहन ने जैसे ही आवाज़ सुनी थी तो वो हैरान हो गया था और ये कहने लग जाता कि ये जो टोन है, ये जो पिच है, ये तो बिल्कुल सेकंड सिस्टर की तरह मैच कर रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कि तभी ही बीच में फिर रूबिंग बोलते हुए ये कहने लग जाता है कि ही शिकीन की बॉडी और हाइट भी बिल्कुल शियान की तरह ही सिमिलर है, और वैसे भी उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो फिर क्यों ना उसे शियान प्ले करने का ही टास्क दे दिया जाए। तो इस पर वोचन कहने लग जाता है कि रूबिंग तुम तो सच में एक अच्छी कैंडिडेट को तलाश किया है, मैंने जो सोचा था तुम उतनी ही टैलेंटेड हो। और जबकि अंदर पड़ी हुई शियाना जो कि उनकी बातें सुन रही थी तो वो मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि ये लोग तो अनइमेजिनेबल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैंने ये खुद अपने कानों से ना सुना होता तो मुझे भी इन बातों के ऊपर यकीन ना आता कि वो लोग ये सारा कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर अब रूबिंग रूम के अंदर जाती है और ये कहने लग जाती है कि जैसा कि सब कुछ अरेंज कर लिया गया है तो मुझे फिर अपना काम शुरू करना होगा। फिर जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ते कि तभी उसी के साथ ही वो जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी अपनी आंखें खोलते और कहते हैं कि ली रूबिंग, कि इसके साइड पर एक नुकीली चीज़ पड़ी हुई थी, ये फिर उसे उठा लेती है और उसकी वजह से ही रूबिंग के ऊपर अटैक कर देती हैं।
अब जैसे ही उसने रूबिंग के ऊपर अटैक किया था कि तभी साइड पर खड़े हुए जैन शाओ और हुआंग और फू चैन तीनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर ये सब कुछ करने के बाद ही शियानान ये कहने लग जाती है कि फू चैन अब तुम्हारी बारी। और इसी के साथ ही उसके हाथ में जो नुकीली चीज़ थी उसकी वजह से वो फू चैन के ऊपर अटैक कर देती है। अब इन दोनों को मारने के साथ ही वो फिर से ये कहने लग जाती है कि लिटिल हुई हुई इन्होंने पहले मुझे मारने का प्लान बनाया, लेकिन फिर मैंने ही इन दोनों को मार दिया। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम भी मुझे मारना चाहते हो या फिर तुम मेरी मदद करना चाहते हो? जैन चाहो तो ये देखने के साथ ही वहीं पर हक्का बक्का खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी उसके सामने क्या हुआ। कि तभी ही पीछे से फिर मूचेन अपनी जगह पर खड़े होते ये कहने लग जाता है कि देखा यार, तुम में कितना एक्शन है, तुम्हारी इंप्रेसिव लाइंस हैं, और तुम अपनी आंखों को देखो यार, सच में तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हो। और तुम्हारी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शियानान। जब शियानान को ये पता चलता है कि यहाँ पर तो शूटिंग हो रही है, इसी के साथ ही हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम लोग फिल्मिंग कर रहे थे? मुझे तो लगा था कि तुम लोग मुझे मारने वाले हो और मैंने तुम लोगों को मार दिया। और फिर वो रूबिंग को देखती है, रूबिंग भी वहीं पर अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। ये उसे देखने के साथ ही कहने लग जाती है कि ली रूबिंग भी नहीं मरी। लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये सब कुछ रियल है, मैंने रियलिटी में इन दोनों को मार दिया। कि हुआंग भी फिर बीच में बोलते हुए ये कहने लग जाते हैं कि ऑफ कोर्स ये एक फिल्मिंग ही थी, और फिर मुस्कुराने लग जाती है। और फिर ये कहने लग जाते हैं कि मेरे पास जो प्रोग्राम था उसका इस्तेमाल करके मैंने ये सभी कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, और जब भी हम किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें बाकी बातें याद नहीं रहते हैं। तो आगे से वो चलाते हुए ये कहने लग जाती हैं कि वेल, मैंने ली रूबिंग के गले को काट दिया तो ऐसा तो मेरा इल्यूजन भी हो सकता है, लेकिन वो चैन के बारे में क्या, मेरे पास जो नुकीली चीज़ है ये तो मैंने इसके स्टोमेज में से गुजार दी थी, तो फिर ये अभी तक मेरे सामने जिंदा कैसे खड़ा है? इतना सुनने के साथ ही वो चैन फिर अपने शर्ट को उतारता है तो अंदर उसने जैकेट पहनी हुई थी जिसमें कुछ ब्लड वगैरह था। तो बस ये कहने लग जाता है कि हर चीज़ के लिए हमें हाई टेक की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारे पास कुछ मॉडिफाइड मैजिक भी होता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे सरप्राइजिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं। अब शियानान को जैसे ये बात पता चलती है, इसी के साथ ही वो गुस्से से कांप रही थे और मन ही मन में ये कहने लग जाते हैं कि ये बंदा वो चैन एक दफ़ा से फिर से मेरे से खेल गया। वो चैन अब उसे इस तरह कांपते हुए देखने के साथ ही कहने लग जाता है कि लगता है कि इसकी बॉडी फिर से कांप रही है। इसका एक ही मतलब है कि पिछले जो 10,000 साल थे उससे जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, उससे तो ये पता चला है कि जब कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में होता है तो उसका ये मतलब है कि जो उसका प्राउड है वो अपना प्राउड को लूज कर चुकी है। और मेरे पास फ्लर्टिंग करने का अच्छा चांस है। जो पहले फ्लर्टिंग मेरे लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्टी थे, अब वह नॉर्मल डिफिकल्टी के लेवल तक पहुँच गई है। वो चंद फिर उसके पास जाता है और उससे कहने लग जाता है कि सेकंड मिस, मैंने और रूबिंग ने ऑब्जर्व किया कि तुम फिर से ट्विचिंग कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर तुम अपनी पैंट्स को गीला कर दिया है, तो जल्दी से जाकर तुम अपनी पैंट को चेंज कर दो। तो अगर से वो मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि फाइन, मैं तुमसे हार मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो, लेकिन पिंगजो के बारे में क्या, क्या तुम उसे इतना इजीली हैंडल कर पाओगे? तभी वो चैन फिर इसे के गले पर अपना हाथ रखते हुए उसे कहने लग जाता है कि क्या पिंगजू, उसे हैंडल करना तो तुमसे भी आसान है, वो भी हांगकांग में। अब जैसा कि वो उसे टच करके खड़ा हुआ था, तो ये देखने के साथ ही वो हैरान हो जाती है और कहते हैं कि आखिर इस बंदे के साथ क्या गलत है, मुझे टच क्यों कर रहा है? वो चैन फिर शेनैन को बताने लग जाते हैं कि जो 3 दिन पहले की बात है कि सुबह के वक्त ही कुछ कामों ने हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हमला कर दिया था। उन्होंने जितने भी गिलास वगैरह थे ना, उन सभी को तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ पर उनके जो डांग था हर तरफ फैला दिया। और ये बात न्यूज़ में काफ़ी दिनों तक चलती रही। और इतना ही नहीं, बल्कि कोइंसिडेंटली उसी दोपहर को एक फेंग शुई नामी मास्टर वहाँ पर अराइव करता है। और वहाँ पर आते साथ ये कहने लग जाता है कि ये जो हाउस है ना, काफ़ी अनलकी है, तो इसलिए यहाँ पर तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्पिरिट्स वगैरह रहते हैं, तो इसलिए इस जगह को कर्स से वो घोषित कर देता है। और वो ये भी कहता है कि अगर यहीं पर ये सब कुछ चलता रहा तो और भी ज़्यादा हमें ऐसी क्लाइमिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। और अगले ही दिन जब वर्कर वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं तो 8 वर्कर मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो जाते हैं। और इवन उनमें से एक वर्कर तो पागल हो गया था, और वो ये कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर हमने काम किया तो इससे कैलामिटीज़ की वजह से हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसकी ये बातें सुनने के साथ ही बाकी वर्कर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और पैनिक मूड में चले जाते हैं। अब माओ ने तो उन्हें पूरी तरह से समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसा कि वो वर्कर पैनिक में थे इसलिए वो माओ की बात सुनने को तैयार नहीं होते। और इसी के साथ ही उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि उसकी बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता और जितने भी वो लोग थे सब भी डिज़ाइन कर देते हैं। तो इसलिए हमारी उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम नहीं हो पा रहा। अब वो जो है ना, जैसे शेनन को ये सारी बातें बताई थी तो वो फिर उससे ये भी कहने लग जाता है कि सेकंड सिस्टर, मैंने तुम्हें जो बातें बताई क्या ये सारी सच्ची हैं?
तो आगे से वो यही कहती है कि हाँ, अगर तुमने कहा है सच्चा है तो फिर मैं क्या करूँ? तुम इस मामले को लेकर आगे क्या करने वाले हो? इस पर वो चैन उसे यही बताने लग जाता है कि सेकंड सिस्टर तुम्हें लगा होगा कि यहाँ पर इस मामलात को मैनेज करना और प्रिंसू के मामलात को मैनेज करना मेरे लिए अनेबल सी बात होगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यही है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी तो काफ़ी क्लियर थी, लेकिन तुमने एक चीज़ को ओवरलुक कर दिया और वो इम्पोर्टेंट भी थी। तो आगे से चेयरमैन हैरान होता है, वो तो ये पूछते हैं कि मैंने किस चीज़ को ओवरलुक कर दिया। जिस पर वो उसे ये बताने लग जाता है कि जिस बंदा जैंग जुआन के बारे में मैंने बताया था ना, वो तुम्हारा ही लैप डॉग है। उसने तुम्हें काफ़ी सारे पैसे खिलाए थे। उसके बाद ही उसने एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसने उसी साइट पर क्रोस को अट्रैक्ट किया था। खैर तुमने सेकंड मूव में भी इसी चीज़ का इस्तेमाल किया और तुमने थर्ड मूव में जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल थी वो यही थी कि 8 वर्कर जो मिस हो गए थे और इसके बारे में माओ ने पता लगाया कि वो कहीं छुपे हुए हैं या फिर सच में गायब हो गए, और अभी तक ही वो इसके बारे में फिगर आउट नहीं करवा पाया था। इतने में पीछे से रूबिंग उससे कहने लग जाते हैं कि डेयर, अब यहाँ पर तुम बातों को घुमाना बंद करो और मेन मुद्दे पर आओगे कि कौन सी बात कहना चाहते हो। और वो भी शियानान भी उससे ये कहने लग जाती है कि हाँ, तो फिर तुमने थर्ड मामले को सुलझाया कि वो 8 वर्कर कहाँ पर गए। तो वो चैन उसे ये कहने लग जाता है कि बोला तुम्हें इतनी ज़्यादा क्या जल्दी है, मुझे एक कॉल तो लगाने दो, फिर मैं तुम्हें सारी डिटेल बताता हूँ। और फिर वो माँ को कॉल करता है और उसे ये कहने लग जाता है कि क्या सब कुछ वहाँ से सही चल रहा है, मैंने जो तुम्हें एड्रेस सेंड किया था क्या तुम उस एड्रेस पर गए। तो आगे से माओ ये कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, मैं उस एड्रेस पर पहुँच चुका हूँ जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, और वो 8 के 8 वर्कर्स यहीं पर मौजूद हैं और लोग वहाँ पर mahjong खेल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अगर वो यहाँ पर हारते हैं या जीतते हैं फिर भी उन्हें 6 से 7 लाख तो मिल ही जाएंगे। तभी फिर उन्हीं में से एक बंदा अपनी जगह पर खड़ा होता है और वो माओ को देखते साथ ही उससे कहने लग जाता है कि क्या वो चैन है, तो मुझे तुम ज़रा उससे बात करने दो। के साइड पर उसी इन वर्कर में उसका बेटा भी शामिल था, तो वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए ये कहने लग जाता है कि शाओ, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, मेरे बेटे ने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की उसके लिए भी आप माफ़ कर देना, क्योंकि उसकी वजह से फिल्म सिटी का जो काम है वो रुका पड़ा है और अब से मैं उसे डिसिप्लिन सिखाऊंगा और ऐसा आगे कुछ भी नहीं होगा। और ये बातें सुनने के साथ ही वो उसे कहने लग जाता है कि सेक्रेटरी जैंग, आपको इतना ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जैसा बाकी होना है तुम अपने काम को आगे बढ़ाओ और फिलहाल के लिए मैं फ़ोन को काट रहा हूँ। और वो तो फ़ोन को काट देता है, लेकिन सभी साइड पर खड़ी और शियानाज ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तो फिर तभी वो उससे क्लोज होते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि हमारी सोसाइटी एक लॉफुल सोसाइटी है, तो रैंडमली 8 बंदों को मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें फिर लॉ का सामना करना पड़ सकता था। तो इसलिए तुमने यही सोचा कि क्यों ना उन 8 बंदों को छुपा दिया जाए। तो इससे बेहतर जगह क्या हो सकती थी, वो पिंगजू की टॉप ऑफिशियल की जगह थी ना, सेक्रेटरी जैंग के बेटे का घर। तुमने ये इस मूव को काफ़ी अच्छा किया और वाकई सच में मैं इस बात को लेकर एडमिट भी करता हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि मैं इसके बारे में भी जानता हूँ कि तुमने किस मेथड का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से तुमने सेक्रेटरी के सन के उसे ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था, और मैं उस मेथड को लेकर तुमसे ज़्यादा इम्प्रेसिव हो चुका हूँ। और वो तरीका यही था कि तुमने सेक्रेटरी के सन को खुश करने के लिए मिस यांग का यूज़ किया और उसकी वजह से जैंग जुआन के कनेक्शन का इस्तेमाल करके कुछ ब्यूटीफुल बर्ड ट्रेनर का इस्तेमाल किया, जिसने वहाँ पर कुछ डिटेक्टिव से एक्ट्स प्ले किए और उसके बाद ही वो हाइड करने के लिए राज़ी हो गया। और बिल्कुल इसी समय पर हम दूसरी तरफ पिंगजू में देखते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी जैंग अपने बेटे को ये कहने लग जाता है कि तुम एक स्टूपिड हो, तुम ऐसी चीज़ें ना किया करो, तुम्हें पता है कि जिस बंदे के साथ तुम पंगा ले रहे हो उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। फिर वहीं पर खड़े हुए मिस्टर जैंग को भी वो ये कहने लग जाता है कि इस इंसिडेंट के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था, तुमने इसे में भरपूर साथ दिया था, तो इसलिए अब पेंगजू में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और माओ भी खड़ा हुआ अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि इस बंदे ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रबल क्रिएट की है, ना सिर्फ इसने मुझे मुसीबत में डाला बल्कि इसने मिस्टर वू को भी परेशान किया, तो इसे सबक तो सिखाना ही होगा। और इन्हीं बातों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ा हुआ था और फिर इसी में ही वो फिर जैंग की पिटाई कर देते हैं, लेकिन वो ये बात भी जानते थे कि इससे हो सकता है कि वूचेन भी ट्रबल में फंस सके, लेकिन ये तो बाद में देखा जाएगा। वूचेन जो कि उसे ये सारी बातें बता रहा था कि फिर अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखते हुए उससे ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें तो पहले ही बताया था कि मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ सेकंड सिस्टर, तो इसलिए मैं ये जीत गया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ये जो बॉडी है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटली रिएक्ट कर रही है, तुम भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रही हो, मैंने सही कहा ना। वोचन फिर उसे ये भी कहता है कि तुमने इसलिए मुझे इतना ज़्यादा बॉदर किया क्योंकि तुम्हें डोपामीन चाहिए था, तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इस बात का जवाब मिल गया? अगर मिल गया है तो सेकंड सिस्टर तुम्हारा अगला स्टेप क्या होने वाला है?
तो शियानान उसे की तरफ देखते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो चैन उसे ये कहने लग जाता है कि तुम मेरी बन जाओ, तो इसलिए हम इससे भी ज़्यादा थ्रिलिंग चीज़ें कर सकते हैं। तुम्हें वो करने को मिलेगा जो तुम करना तो चाहती हो, लेकिन किसी चीज़ की वजह से तुम उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो अब हम उसे ट्राई करेंगे। इतना सुनने के साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धकेल देती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम तो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हो। और वहाँ से जाते हुए फिर रूबिन की तरफ भी गुस्से से देखती है और उसे कंधे से कंधा भी मार के जाती है। तो उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखने के साथ रूबिन मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि वो चैन तो इसके ऊपर विन करने वाला था ना, फिर क्या हुआ? मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि उसने इसका दिल जीत लिया है। जाओ चैन भी अब उसकी हालत देखने के साथ ही वो चैन को ये कहने लग जाता है कि तुमने तो उसका दिल जीतना था, लेकिन अब उसकी हालत देखकर लग रहा है कि वो पहले से भी ज़्यादा गुस्से में चली गई है। हुआंग भी परेशान थी और वो भी वो चैन को यही कहती है कि क्या ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा। तो वो चैन अपने लोगों को ये कहने लग जाता है कि वेल मुझे इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम अपने काम पर हो जाना होगा क्योंकि कल से वो ज़्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं करेगी और कल से ही हम अपने काम पर आगे शुरू करेंगे और फिल्मिंग को बढ़ाएंगे। और फिर उसी रात को हम देखते हैं कि अब वो उसके रूम के बाहर पहुंच चुका था। जैसे उसके दरवाजे पर नॉक करता है कि तभी वो दरवाज़ा ओपन करती है। ये फिर अब जैसे ही अंदर इंटर होता है कि तभी फिर ये कहने लग जाती है कि लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा पी रखी है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो चैन जल्दी से जाकर उसे हाँ कर लेता है और उसे ये कहने लग जाता है कि सेकंड सिस्टर है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर था। तुमने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, तुमने मुझे पहचान लिया और तुमने मुझे मेरे नाम से भी पुकारा, मैंने सही कहा ना? तो आगे से वो भी फिर उसे ये कहने लग जाती हैं कि वेल तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से तो मुझे पता नहीं चल रहा, मैं तुम्हें सही से नहीं सुन पा रहा। तो आगे से वो भी फिर ये कहने लग जाती हैं कि तुमने आखिर मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढा? तो वो चैन फिर से हान का गिलास उठाते हुए उससे ये कहने लग जाता है कि तो फिर क्या? मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, तो मुझे ये पता नहीं होगा कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। बस इतना कहने के साथ ही फिर वो उसे किस करना शुरू कर देता है और वो उसे किस करते हुए ये बताने लग जाता है कि पता नहीं ये तो अब मैं कितनी बार कर चुका हूँ। तभी वो थोड़ा सा पीछे हटा था कि वो दूसरी साइड पर मुंह कर लेती हैं। तो ये देखने के साथ ही बुचैन कहने लग जाता है कि लगता है कि ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। और इसी के साथ ही फिर दोनों के दरमियान रोमांस शुरू हो जाता है और फिर जो आगे हुआ था वो तो पता ही है। अब खैर उन दोनों का जो भी था उसके बाद ख़त्म करने के बाद ही वो से ये कहने लग जाती हैं कि वेल जैसा बुक में कहा जाता था ना वो बिल्कुल सही था। और वो यही था कि जब तुम लोगों के साथ खेलोगे ना इससे तुम्हें मज़ा आएगा, इससे और मज़े वाली बात नहीं हो सकती। तो वो चैन भी उसे कहने लग जाता है कि वेल तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ और भी ज़्यादा प्रोडेंट हो गई है, तो इसलिए मैं तुम्हारा एक स्पेशल निकनेम रखने वाला हूँ और वो यही होगा, श्याओ शियांग जी। और अपना ये निकनेम सुनने के साथ ही वो हैरान हो जाते हैं और उसे कहने लग जाते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम गोल्ड के तो गार्ड हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरा कैसा नाम रखा, ये काफ़ी आफुल है। तो आगे से वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हारा ये नाम सही है, डेटिंग के लिए तुम्हें काफ़ी सूट करेगा। खैर फिर वो उससे कहने लग जाती है कि मैंने तो ओल्ड मैन से सुना था जो कि एल्डर फ्राम वूचिया है ना सनलैंड में, उसे प्रयास कर दिया गया है और उसने कुछ तो करने को कहा था, शायद मैं उसके बारे में भूल गई। हाँ लेकिन अगर वुजिया की बात मानी जाए तो वुजू रॉन्ग, तुम उसे जानते हो ना, वो तुम्हारी लवर है। जिस पर वो चैन उसे ये कहने लग जाता है कि वेल मैं तुमसे ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहता था, तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ली रूबिंग भी मेरी लवर है, वुजू रॉन्ग भी मेरी लवर है और इसके अलावा और भी मेरी काफ़ी सारी लवर्स हैं जिसे मैं बाद में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। कि फिर ये उसके मुंह के ऊपर हाथ रखते उससे कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती, ये तो बस मैंने तुमसे रैंडमली बात कर ली और मेरा उनसे मिलने का कोई भी शौक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा और जो तुम्हारा रिलेशनशिप है ना वो बस प्योर रहे जितना पॉसिबल हो सके। इतना दोनों के साथ ही फिर वो चैनल से दोबारा से किस करना शुरू कर देता है और उसे ये कहना लग जाता है कि ठीक है अगर तुम्हें इसे प्योर ही रखना है तो फिर हम इसे प्योर ही रखेंगे। और फिर रात गुजर जाती है और अगली सुबह जैसे उठा था कि तभी से साइड पर से एक नोट मिलता है जिसमें उसने यही बताया हुआ था कि हम काफ़ी दिनों से ऐसे ही बाहर रहे हैं और मैं भी बाहर रही हूँ, तो ओल्ड मैन को मेरी फिक्र हो रही होगी इसलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। और वैसे भी अब तुम पता लगा लो कि अगली दफ़ा हमारी कहाँ मुलाकात होने वाली है और इससे तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी। तो ये पढ़ने के साथ ही वो फिर ये कहने लग जाता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर ये भी बताने लग जाता है कि फैंग जिंगू को लेकर मैंने रूबिंग की इन्वेस्टिगेशन मेंशन की, फिर किंग जिंग की इन्वेस्टिगेशन भी मेंशन की और दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को भी मेंशन किया। और जैसा कि मेरे पास अभी के लिए टाइम है तो मुझे जाकर फिर इस मैटर के बारे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा। और फिर वो जैसे इन चीज़ों को चेक कर रहा था तो ये कहने लग जाता है कि डिंग लोंग के अलावा तो रूबिंग और शिन शिन की मदर का और कोई रिलेशनशिप नहीं लग रहा। लेकिन अगर वो कह रही है कि अगर और कोई डेंजर नहीं है तो फिर
सेकंड सिस्टर ने यूरोंग के फादर के बारे में बात की थी, तो मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। इसी के साथ ही फिर वो वूयूरोंग को कॉल कर देता है, तो वूयूरोंग उसे ये बताने लग जाती है कि मेरे लिटिल हस्बैंड कल एक चैरिटी ऑक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाना है, वो भी ओल्ड मैन की तरफ से, तो इसलिए उसने मुझे कहा तो मुझे जाना होगा। और वहाँ पर ली रूबिंग भी आने वाली है, बाकी भी आएंगे सपोर्ट करने के लिए। तो वो चैन उसे कहता है कि ठीक है। और यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जैसा ही ये फिर रूबिंग से मिलने के लिए जाता है ना, तो रूबिंग काफ़ी गुस्से में खड़ी हुई थी। और वो उससे ये कहने लग जाती है कि लगता है कि मेरा बिजी मैन वापस आ गया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये क्या बजे हुए हैं 12, तुम इतने ज़्यादा अनहैप्पी क्यों हो? जब भी तुम मेरे पास आते थे तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे। जिस पर भोजन उसे ये बताने लग जाता है कि वेल, मैं जानता हूँ कि शियाना ने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट में मुस्कुराया है, और अब वैसे भी वो जो रोंग की तरफ से मेरे पास तुम्हारे लिए एक और रिक्वेस्ट है। तो इस पर ली रूबिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लग जाता है कि क्या क्या ये सब कुछ कभी ख़त्म होगा? और तुम मुझे बताओ कि आखिर अब उस औरत से मुझे और क्या चाहिए? ये तभी से पीछे जाकर उसे हग करते उससे ये कहने लग जाता है कि ली रूबिंग, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, क्योंकि असल में वो उससे फैंग और सॉन्ग शुआन के बारे में बता देता किस तरह वो उससे मारना चाहती थी। और ये सारी बातें बताने के साथ फिर कहता है कि वेल, मैं नहीं चाहता कि तुम किंग जिंग और क्यान क्यान अपनी दोबारा गलतियों को रिपीट करो। मैंने तुम्हारे सभी रिलेशनशिप के बाद पता चला, तो मुझे पता चला कि उसमें से कोई भी नहीं है जिससे कोई सिक्योरिटी का रिस्क ना हो। जिस पर आगे से वो से ये कहने लग जाते हैं क्योंकि इनमें से किसी ने भी अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश नहीं की, तो भला इसलिए उनके दिल में ऐसा कौन सा गरूज होगा। और वैसे भी इसके बारे में मैं किंग जिंग और क्यान क्यान को बता देती हूँ। और तकरीबन 2 दिनों के बाद ही वो चैरिटी ऑक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां पर बॉसलू भी था, बॉसली भी था, बॉसू भी था। तो ये सब कुछ देख कर साथ ही बॉसलू तो ये कहने लग जाता है कि यार, यहाँ पर जो डायमंड नेकलेस है ना, वो काफ़ी एक्शन ऑर्डनरी है। खैर, इसी के साथ ही हम वो चैन को देखते हैं जो कि अपनी बतियों के साथ ना उसी ऑक्शन में पहुंच जाता है। तो तभी ज्ञान के उसी कहने लग जाती है कि ए बुरे लड़के, तुम्हें पता है कि तुमने रूबिंग को ब्रेसलेट दिए जो कि उसे पसंद था, और किंग किंग को जो इयररिंग पसंद थी तुमने उसे वो खरीद कर दी, और शीकिन को जो रिंग पसंद थी तुमने उसे दी, लेकिन मुझे क्यों नहीं दी? तभी पीछे से उसे छेड़ने के लिए कहने लग जाती हैं कि लगता है कि इसे भी एक डेलिकेट नेकलेस चाहिए होगा, तो इसलिए वो तुम्हारे लिए पिक करेगा क्यान क्यान। और अब इसी के साथ ही एक ऑक्शनर आती है और वो एक डेंजरस मारी का 176 मिलियन में बेच देती है। वूजू रोंग भी इस एक्शन के करवाने के बाद ही फिर वो चैन के पास आते हुए कहने लग जाती हैं कि वेल, अब जो भी चीज़ें थी ना उन्हें सक्सेसफुली ऑक्शन कर दिया गया है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम भी यहाँ पर आए और अपने बंदों को लेकर आए। तो ली रूबिन फिर उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा प्लाटिनी मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसकी आदी नहीं हूँ। वो जो रंग फिर भूचैन के पास आते हैं उससे कहने लग जाते हैं कि लिटिल हस्बैंड, वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम भी यहाँ पर आए। और ऊपर से भूचैन कहने लग जाता है कि यह सब कुछ तो मैंने सॉन्ग शुआन के लिए किया है, और हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सॉन्ग शुआन जल्दी से रिकवर कर जाए। वो जो रंग इतना सुनने के साथ ही वहाँ से जाते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि जब वो ठीक हो जाएगी ना, तो फिर मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊँगी। और फिर इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो चैन और क्यान क्यान थे, तो वो चैन अपने फ़ोन में बिजी था, वो अपने फ़ोन में बिजी थी। तभी फिर वो न्यूज़ पढ़ने के साथ ही हैरान हो जाती है और उसे कहने लग जाती है कि यार पूरे लड़के, क्या तुमने हॉट सचेस के बारे में पढ़ा? ये सब कुछ आंट वू की फैमिली के बारे में है। और उन सचेस में यही बताया जा रहा था कि जो सैनलन ग्रुप ने ऑक्शन किया था ना, वो एक फेक पेंटिंग थी, इसकी वजह से उन्हें 300 मिलियन का प्रॉफिट भी हुआ। और अब इसी फेकनेस की वजह से सैनलन ग्रुप की जो स्टॉक प्राइस है ना, वो भी प्लम हो गया और 60 बिलियन का उन्होंने 3 दिनों में नुकसान हो गया। और इसलिए ये जो ऑक्शन भी की गई थी ना, ये एंटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही वूजन इन सभी के बारे में पता चलता है, तो वो वूजरोंग को कॉल कर देता है। तो आगे से वो ये कहने लग जाती है कि हाँ लिटिल हस्बैंड, जो भी ऑनलाइन न्यूज़ चल रही है वो सब कुछ ठीक है, और जो हमारी मिडिल ईस्टर्न प्रोजेक्ट के प्रोसीजर थे ना, फिलहाल उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो आगे से वो तसल्ली देते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना कुछ कर लूँगा, मैं पता लगाऊंगा कि इसके पीछे किस बंदे का हाथ है। भोजन पर इसके बाद ही हुआन के पास पहुंच जाता है, और वहां पर पहुंचते साथ ही उसे ये कहने लग जाता है कि वो फैमिली को फंसाने के पीछे ज़रूर किसी और बंदे का ही हाथ है। बस मैं तुमसे ये पता लगाना चाहता हूँ कि ये जो 2 पेंटिंग थी ना, डेंजरस मारिका और दूसरी कैरिन कैथरीन, इसके पीछे किस बंदे का हाथ हो सकता है? इन दोनों में कोई चीज़ अनयूजुअल तो नहीं है? जिस पर आगे से हुआंग उससे ये कहने लग जाती है कि तुम बस देखते जाओ कि एफिशिएंसी क्या होती है। और तकरीबन 5 मिनट के बाद ही वो उसे मुस्कुराते हुए बताने लग जाती हैं कि वेल, मुझे सब कुछ मिल गया। और वो उसे ये भी बताती है कि जैसे मैंने कोरियर चेंजेस के बारे में पता लगाया जो कि तादाद डजन में थी, तो फिर ये डिलीवरी ने इस जगह पर आकर पहुंची है। उसका जो रेसिपिएंट है वो अभी भी दोंगहाई में है। बस इतना देखने के साथ ही वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये ज़रूर वही होगी जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ।
तो वो जान फिर लिटिल हुआंग को ये कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए इन सारी चीज़ों को हासिल करना काफ़ी आसान हो गया है और इससे सच में मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो हुआंग उससे कहने लग जाती है कि वेल मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम खुश हो ना हो, बस मुझे ऐसी थ्रिलिंग चीज़ें चाहिए, मुझे ऐसा काम चाहिए जिससे मुझे खुशी हो। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो हमें ये बताने लग जाता है कि मुझे अब एक और एक्वेंटेंस से मिलने के लिए जाना होगा। और ये फिर उसे लड़की के पीछे पहुंच जाता है, उसे ढूंढ भी लेता है और उससे कहने लग जाता है कि मास्टर रैन, तुम्हारा तो एक ही रूल था कि तुम कभी भी चाइनीज़ को धोखा नहीं दोगी। तुमने सिर्फ यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ डील करना था, लेकिन तुमने इस बार अपने रूल को क्यों तोड़ा? तो आगे से वो लड़की उसे ये कहने लग जाती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर तुम मुझे ऐसे हरास करोगे तो मैं यहाँ पर कॉप्स को बुला लूँगी। जिस पर भूषण उसे ये कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कॉप्स को कॉल करनी है तो तुम कॉल कर लो, हम दोनों ही पुलिस स्टेशन इकट्ठे जाएंगे। और वैसे भी मैं तुमसे वहाँ पर बताऊंगा कि तुम्हारी फैमिली की जो दो पेंटिंग है ना, तुम्हें वो कहाँ से मिली थी और उसके बारे में हम बात करेंगे। जब वो सिस्टर रैन इसके बारे में सुनती है उसी के साथ ही खामोश हो जाती है। अब खैर उस लड़की ने अपना मास्क भी हटा दिया था और उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और मास्टर रैन से क्या चाहिए, खसूसन तुम्हें उस दो पेंटिंग से क्या चाहिए। तुम जो भी कह रहे हो ना, मैं फ़िलहाल उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रही। तो भूषण उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे मास्टर रैन को जानता हूँ, वो भी 50 सालों से, हम काफ़ी फैमिलियर हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं सिर्फ 21 साल की हूँ और तुम कह रहे हो कि हम फैमिलियर हैं, ये तो काफ़ी अनबिलीवेबल सी बात है। तो फिर भोचन हमें यही बताने लग जाता है कि वेल पिछले 1000 ईयर्स ऑफ साइकिल में हम दोनों ही मिलकर मास्टर रैन से पेंटिंग सीखते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो साइकिल एंडलेस था, इसलिए हर दिन मेरे लिए अलग होता था। और फिलहाल तो तुम मुझे नहीं जानती क्योंकि तुम्हें अब इस बात की मेमोरी कोई भी याद नहीं है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। और फिर हमें मास्टर रैन के बारे में ये बताने लग जाता है कि मास्टर रैन ना ग्लोबली ही फेमस हैं। वो हाई क्वालिटी के रेप्लिकास बना लेते हैं और उनका असल बात तो ये था कि कोई भी पहचान नहीं सकता था कि असल पिक्चर कौन सी है और उनकी बनाई हुआ रेप्लिका कौन सा है। और ऊपर से तुम्हारी बात करूँ तो तुम एक ऑर्फन थी, इसलिए तुम्हें मास्टर रैन ने ऐसे ट्रीट किया जैसे तुम उसकी ही बेटी हो। तुम दोनों के दरमियान एक डीप बॉन्ड था जो कभी भी तोड़ नहीं सकते थे और तुम्हें फिर ये रूल भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो चैनल ये सारी बातें बताने के साथ उसे ये भी कहने लग जाता है कि वेल मैं तुम्हें फ़िलहाल हरास करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि जो मास्टर रैन है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी पेंटिंग का गलत यूज़ किया जा सके, लेकिन तुमने जो वो की फैमिली की पेंटिंग थी ना, उन्हें सस्पिशियस बना दिया, तो आखिर तुम इसमें कैसे इन्वॉल्व हुई? जिस पर वो रोते हुए ये कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें सबके बारे में पता है तो तुम्हें मास्टर रैन के बारे में भी पता होगा कि एक वीक पहले ही उन्हें कैप्चर कर लिया गया था। और वैसे मुझे सबके बारे में कैसे पता होगा, तो उन लोगों से पूछो ना जिन्होंने उसे कैप्चर किया है। जब वो उससे पूछने लग जाता है कि मुझे बताओ कि मास्टर रैन को किसने कैप्चर किया, तो इस पर वो रोते हुए बताने लग जाते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जिन बंदों ने उससे कैप्चर किया तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं ना उस पेंट को फेक बना दूं और फिर मुझे एक बंदा जिसका नाम था ली दिंगजाई उसे डिलीवरी करना थी। अब उस बंदे का नाम सुनने के साथ ही ये फिर ली दिंगजाई के बारे में ये बताने लग जाता है कि ये ना यूनाइटेड फैक्शन ऑफ दाइगो का एक ही फिगर था साउथ कोरिया में, लेकिन उसके बाद उसे एक्सपेल कर दिया गया और अभी ये डिस्ट्रिक्ट 11 में मौजूद है और उसने चाइनीज़ कॉन्ग्रेगेशन के साथ काफ़ी गहराई से काम किया है। और फिर वो ये भी बात जानता था कि ये इस ब्रांच के लिए काम कर रहा है ना, वो दिंग फैमिली की ओवरसीज़ की ब्रांच है। तो क्या इसके पीछे दिंग रुई का हाथ है? नहीं, उसका हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि दिंग रुई का जो स्टाइल है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके पीछे किसी और ही बंदे का हाथ होगा। खैर हो जाए ना, अब इन बातों को याद करके उसे ये कहने लग जाता है कि ठीक है तुम वापस स्टूडियो चली जाओ और बस न्यूज़ का वेट करो। तो आगे से वो हैरानी से ये कहने लग जाते हैं कि अगर तुम मास्टर रैन के दोस्त हो ना तो फिर तुम्हें भी मुझे बचाना होगा। तो वो जन उसे ये कहने लग जाता है कि हाँ तुम फिक्र ही मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम्हारे मास्टर को भी बचा कर लाऊंगा। और वो फिर मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि जो मास्टर रैन का स्टूडियो है ना वो एक बेसमेंट में है, उसके बारे में तो ली दिंगजाई को नहीं पता होगा, बल्कि उसी की मदद किसी और ने की होगी। और कुछ घंटों के बाद ही फिर उसे वो डिटेल वगैरह मिल गई थी और वो ये कहने लग जाता है कि मुझे पता चल गया है कि ली दिंगजाई ना ये हुआन का सबॉर्डिनेट बन चुका है। और बस इन्हीं फोटोज़ को देखने के साथ ही इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है और वो ये कहने लग जाता है ये हुआन तुम्हारे पीछे है, बिग बॉस तुम्हारे पीछे है और हम अब जल्दी मिलने वाले हैं। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं कि ये ओल्ड दाऊ को कॉल करता है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे ना रिलायबल सबॉर्डिनेट की ज़रूरत है, वो भी 2 दिनों के लिए। तो इस पर ओल्ड दाऊ से कहने लग जाता है कि मिस्टर वो अगर सच में एक बड़ा सा काम है तो चाहो तो मैं भी इसमें कूद सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इस पर भोजनों से ये कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, बल्कि तुम्हें तो पता है कि ताई का टेम्पर कितना ही बुरा है,
तुम बस उसके साथ रहो और उसकी कामों में हेल्प करो। जिस पर फिर रोल्डाउस सही कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं किसी एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि नाइफ में अच्छा है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी अच्छे से कर लेता है, और जो टेस्ट बंदा तुम्हें चाहिए ना वो बिल्कुल मैच करेगा। तो इस पर वुचेन कहता है कि ठीक है, तुम उसे भेज दो। और इसी के साथ ही फिर से हमारे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ये लोग फिर अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच में पहुंच जाते हैं और वो बंदा इसी के साथ था। और वो चैन फिर उस बंदे को समझाता हुए कहने लग जाता है कि पहला राउंड तो तुम हार जाओगे, और अगले 2 राउंड में तुम्हारी जो मर्जी तुम वैसे करना। तो इस पर वो बंदा कहता है कि ठीक है मिस्टर वो, मैं आपकी बात समझ गया। खैर अब ये लोग अंडरग्राउंड मैच में पहुंच जाते हैं कि तभी अनाउंसर बाकी लोगों को ये बताने लग जाता है कि आज का जो मैच है ना, वो अनडिफीटेड बिग सर्कल किंग ल्यूइस और शिकार ब्रदर के दरमियान है। और बस यही है कि ल्यूइस पर लगाओगे तो 20-1 है, और शिकार ब्रदर पर लगाओगे तो 10-1 है, और अगर मैच ड्रा होता है तो फिर 25-1 होगा। और हम इस फिर बैट्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, तो जल्दी से तुम भी बैट्स लगा लो। अब जितने भी खैर उस बॉक्सिंग को देखने वाले शायकीन आए हुए थे, तो ये कहने लग जाते हैं कि अब तुम अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से इस मैच को शुरू करो। हमने जिसके ऊपर बैट्स लगाना थी वो लगा ली, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये मैच तो ल्यूइस जीतने वाला है, हमें तो गारंटेड विन के बारे में पता है। खैर इसी के साथ ही फिर ल्यूइस और शिकार के दरमियान मैच स्टार्ट हो जाता है, और इसी के साथ ही हाफ टाइम भी गुजर जाता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा कि वो चैन ने उसे बताया था, क्योंकि पहला राउंड उन्हें हारना था। और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे जिन्होंने ऊपर लीवर्स के ऊपर बैट लगाई हुई थी, और वो ये कहने लग जाते हैं कि अगले राउंड में ये मैच तो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो रेफरी कहने लग जाता है कि अब सेकंड राउंड को स्टार्ट किया जाए। अब खैर जैसे सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, इसी के साथ ही शिकार अब लियोस को एक ज़ोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत ही बिगड़ गई थी और वो ये राउंड जीत जाता है। अब रेफरी जैसे ही अनाउंस करता है कि ये मैच ओवर हो गया, और वो भी शायकीन जिन्होंने ऊपर लियोस के ऊपर पैसे लगाए हुए थे सभी के सभी वहाँ पर खामोश हो जाते हैं और एक दूसरे के मुंह को देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। और फिर रेफरी जैसा कि अब लियोस ऊपर नहीं उठ पा रहा था, तो ये अनाउंस कर देता है कि असल में शिकार ब्रदर ने इस फाइट को जीत लिया है। अब शायकीन में बैठे हुए लोग तो ये कहने लग जाते हैं कि हमें अपना रिफंड वापस चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ये एक स्कैम है, मतलब लियोस इससे कैसे हार सकता है। लेकिन वो चंद भी वहीं पर बैठा था और यही कह रहा था कि मैंने तो इतने सारे पैसे सिर्फ शिकार ब्रदर के ऊपर लगाए थे, इसका मतलब है कि मैंने तो 100 मिलियन तो जीत लिए। तभी वो चैन के पास एक बंदा आता है और उससे कहने लग जाता है कि बिग विनर, आपको पता है ना कि आप कितने अच्छे पैसे खरीदते हैं, तो हम आपको अंदर ले जा रहे हैं। फिर वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि बिग सर्कल की लीडर थी, और वो जिस ये हुआन की बात कर रही थी लड़की वही थी। वो चैन को देखने के साथ ही ये कहने लग जाती है कि वेल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको किस नाम से एड्रेस करूँ सर। जिस पर वो चैन आगे से मुस्कुराते उसे कहने लग जाता है कि सिस्टर हुआन, आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, मेरा नाम है वो चैन। तभी साइड पर फिर बंदा खड़ा हुआ जाकर वो चैन के बारे में ये हुआन को बता देता है। जैसा ये हुआन को पता चला था, तो हुआन से कहने लग जाती है, अच्छा तो तुम ली फैमिली के साथ ला हो, लगता है कि तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हारे पास इससे कहीं ज़्यादा पैसे होंगे। तो वो चैन उसे कहने लग जाता है कि सिस्टर हुआन, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि मैंने आपसे 2 सवाल पूछने हैं। तो इस पर हुआन से कहने लग जाते हैं कि जो हमारा बिग सर्कल है ना, वो हमेशा से ली फैमिली के अफेयर से दूर ही रहा है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। और वो दो सवाल यही थे। पहला सवाल तो ये था कि आखिर उन लोगों ने मास्टर हैंड को क्यों कैप्चर किया, और दूसरा सवाल यही था कि वो लोग वो फैमिली के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो हुआन उसे ये कहने लग जाती हैं कि वेल, तुम्हें पता है कि मकाओ मेरे सर्कल में ही आता है, तो इसलिए मैं इस टेरेटरी में जो कुछ भी करती हूँ ना, तो ली फैमिली को इससे कोई भी बिजनेस नहीं होना चाहिए, मैंने सही कहा। और जहाँ तक वो फैमिली का है, तो आखिर इसका और ली फैमिली का आपस में क्या ताल्लुक हो गया। इस पर ओरियन से ये कहना लग जाता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मास्टर रैन और वो फैमिली का ली फैमिली के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं ये सवाल सिर्फ अपने लिए पूछ रहा हूँ सिस्टर हुआन। जिस पर सिस्टर ये हुआन हंसते हुए उससे कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम तो सीधी सीधी बात करने वाले बंदे हो, लेकिन क्या तुम्हारी ली फैमिली को इसके बारे में पता है कि तुम यहाँ पर हो। और फिर वहाँ से जाते हुए ये भी कहने लग जाती है कि तुमने यहाँ पर ना ली फैमिली का नाम लेकर ट्रबल क्रिएट कर दिया है। जब मैं तुम्हारे साथ मामला को निपटा लूँगी, उसके बाद ही मैं ली फैमिली को कॉल करूँगी और उन्हें यही कहूँगी कि वो अपने सान इन लॉ को रिप्लेस कर लें, क्योंकि उनका अगला सान इन लॉ यहाँ पर नहीं रहा। तभी पीछे से कुछ गुंडे लोग उस पर अटैक करने के लिए बड़े थे कि वो चैन उन्हें देख लेता है। वो चैन वो गुंडे लोगों को देखने के साथ ही फिर उसे कहने लग जाता है कि सिस्टर रूहान है, मैं जानता हूँ कि तुम एक अंडरग्राउंड गैम्बलिंग चलाती हो, बॉक्सिंग चलाती हो, और इससे तुम्हारी प्रोटेक्शन फी भी मिल जाती है। हो सकता है कि लोग इसे इग्नोर कर दें, लेकिन तुमने जो 240 मिलियन का घपला किया है उसके बारे में क्या, जब लोगों को पता चलेगा फिर तुम फंस जाओगी। अब जैसे ये हुआ ने सुना था कि इसे उस घपले के बारे में पता है, इसी के साथ ही वो फिर अपने गुंडे लोगों को कहती है कि तुम लोग अब रुक जाओ और इसे मत मारना।
वोचन फिर उसे ये बताने लग जाता है कि तुमने फोर्थ और फिफ्थ टायर सिटीज़ में से 3 या 4 बंदों को नुकसान पहुंचाया और इसी तरह आगे आगे टायर की सिटी में बढ़ते गए तुमने और ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इवन फर्स्ट टायर में तो तुम्हारे नंबर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इंश्योरेंस कंपनी को तुमने टारगेट करना शुरू कर दिया और ये एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा रियल थे। सिस्टर हुआन, तुम तो सच में काफ़ी कैपेबल हो। ये हुआन जिस पर उससे ये कहने लग जाते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारा इसके पास कोई सबूत है कि मैंने उन बंदों को ठिकाने लगाया। तो वुजेन उससे कहने लग जाता है कि सिस्टर हुआन, मैं एक इन्फॉर्मेशन डीलर हूँ। तो अगर मैं पुलिस को उनका नाम बता दूं और ये भी बता दूं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये भी बता सकता हूं कि ये इंसिडेंट कहाँ हुए, तो ये भी बता सकता हूं कि तुम्हारी ये जो फ्रॉड की अमाउंट है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। अब ये जवान जैसे ये बातें सुनते हैं उसी के साथ ये वो सीरियस लेना शुरू कर देती है और फिर उसे ये कहने लग जाती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो बूचन उससे ये कहना लग जाता है कि मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ कि सिस्टर हुआन, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मिलने के आया क्योंकि मुझे उन 2 सवालों के जवाब चाहिए थे और ये बात भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें उन दोनों सवालों के जवाब के बारे में नहीं पता। इतना कहने के साथ ही फिर वो उससे क्लोज जाता है और उसके कान में ये कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किसी और के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। तुम्हारे पीछे और बंदे का हाथ है, लोग उसे लार्ड लू कहते हैं, वो भी अंडरवर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, तुम क्यों ना उससे मेरी मुलाकात करवाओ। तभी उसके पास एक माइक लगा हुआ था, उस माइक में से आवाज़ आती है, ये लार्ड लू की थी जो कि उससे ये कह रहा था कि हुआन, लगता है कि ये किड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ठीक है तुम इसे मेरे पास लेकर आओ। ये खैर उससे मिलने के लिए जा रहा था और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये जो लार्ड लू है ना, ये सिंपल बंदा नहीं है। 1000 ईयर्स की रिइंकार्नेशन भी मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई लेकिन कुछ खास पता नहीं चल पाया। और वैसे भी मुझे अभी हिडन पाथ के बारे में अब पता चलना है कि उसके इरादे क्या हैं। ये बात भी मैं अच्छे से जानता हूँ ना कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसके साथ उसकी कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया कि वो इतना पावरफुल कैसे है, इसी के बारे में पता लगाना है। खैर ऐसे ये फिर उससे मिलने के लिए पहुंचा था, तभी वहाँ पर कुछ संभव वगैरह थी। ये देखते साथ ही वो कहता है कि लाडलू, तुम्हारा जो वेलकम है काफ़ी यूनिक है। अब उसी के सामने एक लड़की आ जाती है जो कि उसे कहने लग जाती है कि हेलो ब्रदर, तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। और फिर वो उसके करीब आकर उससे ये कहने लग जाती है कि वेल, फिलहाल जो तुम्हारे डाउट्स हैं, जो तुम्हारी परेशानी है, उसे दूर किया जाए। एक रात अगर तुम मेरे साथ बिता लो तो फिर बाद में बाकी बातों के बारे में सोचते रहना, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। और जैसे तुम यहाँ पर आए, मैंने तुम्हें देखा, उसी के मोमेंट पर ही मुझे कुछ फील होने लग गया था। बस वो जन उसकी ये बात सुनता उसी के साथ ही उसे किस करना शुरू कर देता है। और लाडलू साइड पर खड़ा हुआ हुआन हुआन को ये करने लग जाता है कि देखा, ये जो हीरोज लोग होते हैं ना, ये जैसे किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो उसके प्यार में पागल हो जाते हैं, मैंने तुम्हें सही कहा था ना। और उधर वोचन जो कि उससे किस कर रहा था कि तब भी उसके मुंह से एक कैप्सूल निकाल लेता है और उसे ये कहने लग जाता है कि हाँ, अगर तुम मुझे हिप्नोसिस में लेकर चले जाते तो ठीक था, लेकिन तुम ये मुझे जो कैप्सूल दे रहे हो ना, ये तो एक हाई डोज है। क्या तुम मेरे से क्या उखाड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मैंने अपने मेथड का इस्तेमाल किया, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, तुमने सोचा कि शायद मैं कोई बुद्धू हूँ। कि तभी फिर लार्डो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था। तुम ली फैमिली के सामने ला बंदे वाले हो, तो इसलिए तुम्हें पता है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इसके सामने विट स्टैंड करा पाते हैं और उन्हें इसके बारे में पता चल पाता है। तुमने सच में मेरी रिस्पेक्ट को अर्न किया है। वुचन फिर उसे ये कहने लग जाता है कि लार्डो, असल में मेरी एक कन्फ्यूजन है, मैं उसे दूर करने के लिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ। लार्डो उसे कहता है कि वेल, तुमने इतने ज़्यादा ट्रबल को मीट किया, वो भी सिर्फ मेरे से मिलने के लिए, तो ठीक है, हाँ बताओ तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। और वही सवाल उसने उससे पूछे थे, तो लार्डो से ये कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि मैंने मास्टर एन को कैप्चर किया, वो भी इसके लिए ताकि एक पेंटिंग को फेक किया जाए, इसकी वजह से वो फैमिली की जो इमेज है वो नेगेटिव में चली जाए और इसकी वजह से वो फैमिली के जो स्टॉक प्राइसेस है वो नीचे आ जाएं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो और उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि लोगों को उनके ऊपर ये शक होना शुरू हो जाए कि वो कंपनी असल में एक फ्रॉड कंपनी है। तो वो जो है ना, मुझसे ये सारी बातें सुनने के साथ ही वो यही कहता है कि अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि तुम ना वो फैमिली को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये सभी उसी मिडल ईस्टर्न प्रोजेक्ट के बारे में है ना। तुम चाहते हो कि वो फैमिली उससे अपना हाथ पीछे हटा ले, तो इसका मतलब है कि वो फैमिली पर अटैक करने के पीछे जिन 2 फैमिलीज़ का हाथ है उनमें दिंग और मा फैमिलीज़ हैं। जिस पर ब्रदर लोगों से ड्रिंक पेश करते हैं उसे कहने लग जाते हैं कि ब्रदर, तुम गलत निकले, असल में वो फैमिली इसमें टारगेट नहीं है, बल्कि टारगेट तो तुम हो। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।